न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। वसुधैव कुटुंबकम, जी हां, भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हुआ है। चलिए तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं किस तरीके से मेहमान पहुंचे हैं हमारे देश, और न्यूज इंडिया ये बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। ये 8 तस्वीरें देखिए, ये 8 तस्वीरों में जेस्चर आप देखिए, विश्व गुरु की मेजबानी, जी हाँ, न भूतो न भविष्यति। और ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का, इनके प्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत किया है। देखिए हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, ब्राजील, इटली और चीन। देखिए इन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल हैं, प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं, और G20 की अगवानी, यूं कहें कि मेजबानी भारत कर रहा है, और ये हमारे लिए एक गौरव का पल है। अगले 48 घंटे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत ही गौरवान्वित करने वाले भी हैं, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हम तस्वीरें लगातार आप सब साझा कर रहे हैं। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर है जिसमें किस तरीके से जब फोटो सेशन हुआ था तब तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी से, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे जेस्चर के साथ उनसे हाथ मिलाया। और इसी के साथ साथ यूं कहें कि शुरुआत हो गई है G20 समिट की। तो लगातार न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, और ये हर एक खबर को आपको जानकारी दे रहा है। क्यों ये मीटिंग इतनी खास है, क्यों इसकी मेजबानी इतनी खास है, क्या इसके मायने हैं, और विश्व गुरु किस तरीके से अब भारत बन रहा है। और इसी की तरीके से आपको ये भी बता रहे हैं, जिस तरीके से मेजबानी की जा रही है वह तरीका लोगों को रास आ रहा है। ना सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने एक यूं कहें कि विश्वास भारत पर जाहिर किया है, ये इस विश्वास की तस्दीक करता है कि जब तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, तमाम प्रतिनिधि मिले हैं, किस तरीके से वह हमारे देश में शामिल हुए और इसी के साथ साथ G20 समिट का हिस्सा बने हैं। तो ये एक बड़ा ही ग्लोबली मैसेज ये जा रहा है। तो दिल्ली का सौंदर्यीकरण तो देखते ही बना था, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आज पूरा मीडिया कवर कर रहा है। ना सिर्फ देश बल्कि विदेश का मीडिया इसे कवर किए हुए है, और पल पल की जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये इस समिट की थीम रखी गई है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी करते हुए भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और इसी के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम मेजबानी कर रहे हैं G20 की, और इसी के साथ साथ शक्तिशाली देश शामिल हो गए हैं। तो मायने भी इसके काफी हैं, ना सिर्फ मेजबानी, इसके साथ साथ आपको देखिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आपके पास कोई जिम्मेदारी आती है ना, तब आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है और आपको उसको पूरा करना होता है। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जेस्चर, हर एक तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री हंसमुख चेहरे के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रत्येक भारतीय वासी के लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि इस बड़े समूह की अध्यक्षता करने के कई मायने भी समझे जा रहे हैं। सही शब्दों में और सीधे शब्दों में हम कहें तो वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त निभाएगा। इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं, कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत की स्थिति वैश्विक मंचों पर लगातार सुधरती नजर आई है, और ये एक ग्लोबल मौका है। चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है, क्योंकि मोरक्को में जिस तरीके से स्थिति बेहद खराब हुई है, भूकंप आया, और पीएम मोदी को हर संभव सहायता देने की बात पीएम मोदी ने कही है। मिलकर विश्व संकट दूर करेगा, पीएम मोदी ने अपनी तमाम बातें कही हैं। 21वीं सदी का समय है, नई दिशा देने वाला होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया है। देखिए तमाम बातें आपको बता दें, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए हैं। तो बड़ी बातें आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही हैं। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, क्योंकि आप भावनाओं को समझिए, वसुधैव कुटुंबकम, जी हाँ, जो देश जिसको श्रेणियां अलग दी जाती है, और अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल करना, जिसका पूरा जोर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया था कि अफ्रीकी देशों को संगठन में शामिल किया जाए, और ऐसा हुआ भी। तो ये दर्शाता है
वसुधैव कुटुंबकम की भावना को। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, तो G20 पे हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। हमारी अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे तारुफ करा देते हैं। कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद, रिटायर्ड कैप्टन रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। संजय राणा जी मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करती हूँ। क्या लगता है, देखिए हमने मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन मेहनत के सुखद परिणाम कितने अच्छे होंगे, क्या मिलेगा हमें? जब हम मेहनत करते हैं उसके परिणाम की इच्छा तो हमेशा होती है, किसी न किसी की तरह से भी होती है, लेकिन जिस तरह की मेहनत हम लोगों ने की है, ये मेहनत आज से नहीं चल रही है। देखिए, हमने तकरीबन 50 शहरों में 125 देशों को रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और 1 लाख रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। और अभी जो 8, 9, 10 का जो इवेंट चल रहा है G20 का, इसकी भव्यता को तो देखते ही बनता है कि देखिए वर्ल्ड की सारी पावर यहाँ पे है। तकरीबन अगर आप इसको जीडीपी के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो 85% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इस देश दिल्ली में बैठा हुआ है। जो टॉप 10 इकोनॉमी है उस देश पे बैठा हुआ है। और 50% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसके लोग यहाँ पे 65% लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो देखिए, इससे हमारा देश का कहीं ना कहीं मान तो बढ़ता है, इसमें कोई बोलने में कुरेज नहीं है। और इस तरह के आयोजन से जो हमारा भारत का मान बढ़ा है और हमारी कूटनीतिक जो डिप्लोमेसीज को कहते हैं वो आगे बढ़ रही है। और पूरा वर्ल्ड जो भारत को इस रूप में देख रहा, दिव्या, कि ये ऐसा देश है जो बोलता है, वही सोचता है और वही करता है। बाकी देशों में आपने देखा होगा, करते कुछ है, सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो आप चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे आप जो उथल पुथल चल रही है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लीजिए, चाहे आप वॉर की बात कर लीजिए, फूड इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी तरह से बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं हमारे तरफ एक विश्व देख रहा है कि ये जो देश है कहीं ना कहीं सहयोग कर सकता है, सहयोगी बन सकता है, एक पिलर बन सकता है। जिस तरह से कल आपने देखा है जो बायलैटरल डिस्कशन जो बाइडेन और मोदी जी के बीच होने वाला है, वो एक तरह से जो केमिस्ट्री दर्शाती है। केमिस्ट्री देखिए, जिस तरह से सारे नेता आए हैं साथ, मैं तो इसको G7 इसलिए बोल रहा हूँ कि G7
7 जो टॉप 7 लीडर्स हैं वर्ल्ड के, वो भी इसमें उपस्थित हैं। और जिस तरह की इक्वेशन प्रधानमंत्री मोदी और इन नेताओं के बीच है, उसको जैसे लगता है कि मित्रता है, कई बैचमेट ले रहे हैं, लगता है कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, एक साथ पढ़े हैं और बड़े हुए 25-30 साल से इनका संबंध है। तो इस तरह के जब संबंध बनते हैं, इस तरह की इक्वेशंस बनती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी के लिहाज से देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से ले सकती है। और जहाँ तक यूएस की बात होती है, यूएस हमेशा एक ट्रस्टेड पार्टनर की खोज में था जो, और वो भारत उसको पूरा करता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर आपने ट्रस्टेड पार्टनर का जिक्र किया, कूटनीति का जिक्र किया, श्याम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। श्याम जी, क्या लगता है आपको, ये जो G20 की मेजबानी हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये मेजबानी यूं ही नहीं मिली, ये हमारे लिए एक मौका भी है, एक वैश्विक पटल पे तो हम है ही, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से हमने अपने आप को मजबूत किया है, ये इसकी बानगी हमको अप्रैल में ही दिखाई दे गई थी। अब आगे का सिनेरियो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, श्याम जी? थैंक यू दीपिका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत शुभकामनाएं G20 के लिए, पूरे भारत को, पूरे विश्व को पहले। और देखिए, जहां तक पहले मैं राजनीतिक तौर पे कहूं तो लगातार उक्रेन के युद्ध के कारण और जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई है पूरे विश्व में, और इसके पहले कोरोना, और इन दोनों को अगर हम लेके देखें 2 साल के कवरेज में, तो भारत का वजूद पूरे विश्व में कोरोना के बाद और इवन उक्रेन के वॉर के रूप में एक मध्यस्थता की तरह, या एससीओ समिट में पुतिन को कहना कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो इसको हम ट्रस्ट डिफिसिट को दूर करने का एक कंसर्न, और भारत की जो कहने और करने की नीति जो अब दिख रही है विश्व को, जो ये दोनों बातों में दिखी है, उसके हिसाब से ये प्रेसिडेंसी बड़े समय के हिसाब से कोइंसिडेंटल है। और इसी के कारण मुझे ये लगता है कि भारत की प्रेसिडेंसी एक बहुत ही सही समय पे आई है, और जिसमें नए चीजों के साथ भारत का जो अपना रक्षा क्षेत्र में जो आपने कहा, उसमें भी बहुत बड़ा वजूद बढ़ रहा है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के दिन, आज भी देखिए एयरफोर्स की एक्सरसाइज इंटरनेशनल चल रही है, भारतीय नौसेना के शिप्स लगातार अफ्रीकन यूनियन और आपके साउथ अमेरिका, जो हम कंसर्न देख रहे हैं इस समिट में, और पैसिफिक रीजन्स में, इनमें हमारे भारतीय नौसेना की लगातार शिप्स की प्रेजेंस दिखती रही है। अभी प्रधानमंत्री ग्रीस भी गए तो मेडिटेरेनियन में भी वो दिख रहा है, अरब कंट्रीज में दिख रहा है। हमारे भारतीय नौसेना का वेस्टर्न फ्लीट कुछ दिन पहले अरब कंट्रीज का दौरा करके आया है फ्लीट कमांडर के साथ। तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जो चाइना का तरीका है, उसको हम अपनी तरफ से देख रहे हैं, अपनी तरफ से हम अपनी जगह बना रहे हैं, इसमें अपनी ट्रस्ट भी दिखा रहे हैं, और फोर्स फॉर गुडविल की तरह विश्व के छोटे देश ग्लोबल साउथ कंसर्न के साथ हमें देख रहे हैं। और इस प्रेसिडेंसी में ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ हमारे लिए मिलने वाला है। बिल्कुल श्याम जी। और संजय जी, मैं आपके पास रुख करती हूं। हमारे साथ 2 विशेष अतिथि लगातार मौजूद हैं। संजय राणा जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं ही, और मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ श्याम जी भी मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, ब्रेक से पहले हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना था, पुरजोर वकालत उन्होंने अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता दिलाने के लिए की। इसके मायने हम जानना चाहेंगे, थोड़ा टेक्निकली अंदर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप चाइना, जैसे कई लोग बात कर रहे हैं चाइना और रशिया इसमें क्यों नहीं, रशिया देखिए रशिया क्यों नहीं आया उसका कारण है, लेकिन चाइना क्यों नहीं आया उसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को या इंडिया को या भारत, जो किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, इसको एक तरह से वैश्विक पावर के रूप में नहीं दे सकता है। अगर बात करता है चाइना की, सिर्फ बात करें चाइना एशिया में, अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज देखती हो, चाइना को एज ए पावरफुल कंट्री देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत एक दूसरी पावर के रूप में उभर रहा है, उसका बर्दाश्त नहीं है। उसके लिए 2-3 स्ट्रेटेजी उसने इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आपको ब्रिक्स सम्मेलन में आपने देखा होगा कि ब्रिक्स सम्मेलन में उसने कई कंट्रीज को इंट्रोड्यूस किया। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स में इंट्रोड्यूस करने से कुछ फर्क पड़ेगा, इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा है कि G20 जो कंट्रीज है, जो आने वाले समय में G21 हो सकता है, G26 हो सकता है, डिपेंड करता है कि भी कितनी कंट्रीज में इंक्लूड होती है, लेकिन G21 तो कंफर्म होने वाला नाम, तो इससे ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को वो नीचा दिखा सके। लेकिन पूरी जो गणित भारत ने लगाई है, उसको काउंटर करने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी लेके आया। देखिए, हमेशा जो G20 का एक गठन हुआ था, वो फाइनेंशियली और ट्रेड के लिए हुआ था, और आप देखिए कि आने वाला, देखिए मार्केट, वर्ल्ड एक मार्केट है, हम परिवार इसलिए बोल रहे हैं कि एक मार्केट प्लेस है जहां पे ट्रेडिंग होती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से करता है, हम चाइना से भी करता है, चाइना हमसे भी करता है, लेकिन अपकमिंग
चीजें कहाँ होंगी? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिस तरह से हम लोग को सहयोग किया और हम लोग उनको सहयोग के, चाहे वो आप वैक्सीन, हम क्या डिप्लोमेसी भी उसको वर्ड यूज कर सकते हैं कि भारत ने कभी भी वैक्सीन बनाने के पास मार्केट नहीं खोला कि नहीं मैं आइए मुझसे खरीदिए। उसने सपोर्ट किया, जिस कंट्री के पास चीजें अवेलेबल नहीं थी उसको प्रोवाइड किया, ना कि फाइजर की तरह कि आप इतना दो, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करो तभी हम आपको वैक्सीन देंगे। तो ये जो भावना थी, कहीं ना कहीं इस भावना से एक जो लीडरशिप का एक एलिवेशन होता है, एलिवेट होता आदमी, वो एलिवेशन हुआ। आप चाहे देख लीजिए कई कंट्रीज हैं जो एशियन कंट्रीज हैं जो भारत की तरफ एक जो चाइना के विरोधी, चाहे आप इसको देख लें, आप इंडोनेशिया को देख लें, चाहे आप फिलीपींस को देख लें, तो कहीं ना कहीं भारत से उसका जुड़ाव हो रहा है कि साउथ चाइना जो है सी है उसमें काउंटर कैसे किया जाए और चाइना की विस्तारवादी जो नीति है उसके अगेंस्ट कैसे खड़ा हुआ जाए। उसी तरह में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हर चीज एक बिजनेस होता है, चाहे कोई भी डील हो, आपस की डील हो या कंट्री की डील हो, कहीं ना कहीं हम ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। तो वो प्रोस्पेक्टिव से भी इसका विस्तार करना बहुत जरूरी था कि उन देशों को भी इन्वॉल्व किया जाए जहां पे चीजें हो सकती हो, जहां पे जहां पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। बिल्कुल श्याम जी, देखिए इसी चीज को, इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूं, आपसे जानना चाहती हूं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं जिसमें एजेंडा G20 में एजेंडा शामिल हो रहा है, इसके अलावा हम ये देखें जैसे कि अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया, संघ को शामिल किया गया, कर्ज में जब जो दबे हुए देश हैं वो डिफॉल्ट होने से बचे, उसकी मदद करना भी इसमें शामिल है। इसे हम कैसे देखेंगे? क्या ये भी इसका एक हिस्सा रहेगा? श्याम जी। ये बहुत बड़ा हिस्सा है G20 का और भारत हमेशा से तटस्थ देश रहा है और इस कारण से भारत की जो मजबूत स्थिति विश्व में ट्रस्ट के रूप में बनी और जो डॉन ट्रेडेड या जो कह रहे अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, तो एक ग्लोबल साउथ का कंसर्न लेके प्रधानमंत्री इस G20 को संबोधित कर रहे हैं और इसीलिए अफ्रीकन यूनियन 50 नेशंस के साथ उनका इसमें इंक्लूजन एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जापान हो, चाहे इंडिया की पावर वीटो की यूएन में जाने की बात हो, देखिए हमारे वहां के सेक्रेटरी जनरल भी आए हुए हैं, WTO के भी आए हुए हैं लोग, वर्ल्ड ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लीडर्स आए हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये सब देख रहे हैं कि भारत की जो जरूरत है ग्लोबल साउथ कंसर्न के साथ, ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट के लोग हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंसर्न्स हैं, इंडो पैसिफिक, ये ऑस्ट्रेलिया का जो कंसर्न देख रहे हैं आप, तो ऑस्ट्रेलियन लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब यूरोपियन यूनियन तो है ही, लेकिन ये जो साउथ का कंसर्न ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए भारत लगातार ये अफ्रीकन कंट्रीज के साथ लगातार इंगेज कर रहा है। हमारी गुडविल विजिट चल रही है वहां पे लगातार, डिप्लोमेटिक भी, डिफेंस की भी, और हम बेसेस अपनी जगह, अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट एरियाज भी बना रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि चाइना का जो डेप्थ ट्रैप मैकेनिज्म है, वो भी एक बड़ा मुद्दा इस G20 में है कि जो देश, छोटे छोटे देश जिनको चाइना डेप्थ ट्रैप करके उनके ऊपर अपना अधिकार जमा के और अपनी एक पकड़ बना रहा है और दूसरे तरह से उनको यूज करेगा, एक्सपेंशनिज्म जो उनकी चाइना की नीति रही है, बियॉन्ड द बॉर्डर जो जाने का उनका जो तरीका रहा है, उसके अगेंस्ट में बातें होने वाली हैं और बड़ी अच्छी बातें होने वाली हैं। बहुत कुछ निकलने वाला है क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि बाकी लोग ऐसे रखते हैं कि कोस्टमेट्स की तरह केमिस्ट्री बनी हुई है हमारी उनके साथ, हमारे लीडर्स की, प्रधानमंत्री की और दूसरे देशों की। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा डिक्लेरेशन होगा जिसमें ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तमाम बातें दिखेंगी। और देखिए चाइना की बात चल रही है और चाइना की विस्तारवादी नीति से तो हम सभी वाकिफ है संजय जी, लेकिन इस बीच बहुत हंसी आती है, ये क्यों कहें कि हास्यास्पद ही कहा जाएगा इसको, वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा स्लोगन अभी से नहीं है, हम इसमें जीते हैं, ये हमारी भावना है, ये हमारी आत्मा में है। लेकिन यहाँ पर चाइना इस स्लोगन को लेकर भी कटाक्ष कर देता है। वो कहता है कि भाई ये तो शामिल ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत भाषा। देखिए आप फ्रस्ट्रेशन निकालिए, लेकिन आप इस बात पे ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, इसके हम क्या मायने निकालेंगे? देखिए दीपिका, ये ग्लोबल टाइम्स में ये कल छपा हुआ था और ये इस पे चर्चा भी हुई कि ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज, ये संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। भाई उनको समझने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक गुट है, उसके बाद ब्रिक्स आता, उसके बाद G20 आता, अलग अलग हैं। तो अलग अलग चीजें होती है और ये हम इसका ऑर्गेनाइजर हैं।
प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्षता कर रहे हैं और हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम अपना स्लोगन दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि G20 का ऑफिशियल स्लोगन है, ये हम इंडिया नहीं बोल रहा है, ये इंडिया की अपनी एक विचारधारा है जिसको हम जीते हैं, फील करते हैं, उस पर ही अपना मतलब अपनी जीवन का यापन करते हैं। और बहुत बड़ी बात है, उसी ग्लोबल टाइम्स ने ये भी छापा है दीपिका कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ बोलते हैं कि भाई ये ऑफिशियल संस्कृत वर्ल्ड जो ऑफिशियल नहीं है, उसी ग्लोबल टाइम्स में ये छापते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी दर्शाता कहीं ना कहीं कितना ज्यादा उनके अंदर मतभेद चल रहा। दूसरी बात एक मैं उजागर और करना चाहता हूं कि जो जिनपिंग है वो अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। अंतर्द्वंद ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनालिटी के अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, अपनी इंडिया जो विद इन कंट्री अंतर्द्वंद उससे भी गुजर रहे हैं। जो एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1993 से लेकर 2003 के बाद, उनका नाम मैं भूल गया हूं, वो उनके ध्रुव विरोधी हो चुके, एक जमाने में उनके गुरु हुआ करते थे। तो देखिए 2013 के बाद से जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, मैं बार बार ही बोलता हूं, इनकी जीडीपी देख लीजिए, सिवाय अगर 21 को माइनस कर दे तो जीडीपी जो ग्रोथ है वो कम होते चला जा रहा है। नो डाउट उनका 2% भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट है। तो वो अंतर्द्वंद जो मैं बोल रहा हूँ वो विद इन कंट्री है, तो उनको अंदर जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहा है उसको ही मैनेज करना है। कहीं ना कहीं वो दो तरफा फंस चुके हैं, एक तो इंटरनेशनल फोरम में फेस नहीं दिखा सकते और इंटरनल फोरम में भी वो अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिक्स भी ठीक नहीं, ऊपर से जो तमाम नीतियां लेके आ रहे हैं, जनसंख्या को लेकर भी बहुत परेशानी नजर आ रही है। तो तमाम चीजों खैर चीन जूझ है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जो स्टैंडर्ड मैप जारी किया गया उसमें आपने भी देखा अरुणाचल प्रदेश को किस तरीके से अपने क्षेत्र में शामिल करना बताया और अक्साई चिन को बताया। चलिए ये एक अलग परसेप्शन है, हालांकि चीन को इससे बहुत बड़ा सबक मिलेगा और ये G20 की जो अध्यक्षता मेजबानी भारत कर रहा है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होगा, ये आप और हम सब भली भांति जानते हैं। ठीक है श्याम जी, आगे क्या लगता है आपको? जैसे कि जियोपॉलिटिकल समीकरण की हम बात करते हैं जिसमें विशेष रूप से हम रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, वैश्विक सहमति को इसने क्या जटिल बना दिया? क्या G20 में इसकी अध्यक्षता पर इन तमाम चीजों पर क्या बात होगी, क्या लगता है आपको? G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, हाँ। और इसकी जो मेन जरूरत है वो इकोनॉमी को देखना, साथ साथ ये हमने जो हमारी जो थीम्स हैं इस समिट की, उसमें ग्लोबल साउथ का कंसर्न, डेप्थ ट्रैपिंग के अगेंस्ट में बातचीत, अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना, एक्सपेंशन इनका, ग्लोबल साउथ कंसर्न जैसे मैंने बताया, और क्लाइमेट चेंज, इनको भी देखना है इकोनॉमिक इश्यूज के साथ साथ। बट देखिए उस यूक्रेन की जो के पृष्ठभूमि में हमें ये बात समझनी ही पड़ेगी कि फूड सिक्योरिटी पूरे विश्व को स्पेसिफिकली देखिए आप, तो अफ्रीकन यूनियन को काफी अफेक्ट हुआ है, तो उसकी बातें फूड सिक्योरिटी के साथ इकोनॉमी आ जाती है, तो वहां ये बातें होंगी। और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अच्छी तरह से पुतिन जी को कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, और ट्रस्ट डिफिसिट को अब उन्होंने आज डिक्लेरेशन में भी कहा है कि जो ओल्ड चैलेंजेस हैं, ओल्ड चैलेंजेस को न्यू सॉल्यूशन, न्यू डायरेक्शंस देने की जरूरत है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ, मतलब ज्यादा लोगों को शामिल करना। इसलिए आज बांग्लादेश या 42 जो 20-25 जो एक्स्ट्रा डेलीगेट्स आए हुए हैं यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के, यूनाइटेड यूएई का देखो आप, नई शिपिंग रूट की बात की जा रही है, स्पाइस रूट खोजा जा रहा है हमारे अफ्रीकन अरबियन कंट्रीज के साथ। तो यूक्रेन की बात तो डायरेक्टली ना भी हो, क्योंकि देखिए ऐसे डिप्लोमेटिक फोरम्स में हम डायरेक्टली बातें, क्योंकि ये बायलैटरल समिट तो है नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि युद्ध का समय नहीं है, अहिंसा की तरह ही बात करनी है जैसे हमारे देश की तरफ से किया जा रहा है, और युद्ध को रोकने की बात जरूर करनी चाहिए इनको। ये एक अच्छा फोरम है, मैं मानता हूं कि ऐसे जगहों पे डायरेक्ट बातें जनरली नहीं की जाती, पर शायद मोदी जी की जो अपनी वजूद है, राजनीतिक समझ है, और विश्व में जो उनकी पकड़ बन रही है, उसमें शायद वो कुछ ना कुछ कह पाए यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में भी, और पूरा देश विदेश सभी लोग इस बारे में उनकी तरफ जरूर देख रहा होगा। संजय जी, मैं आपसे भी इस बारे में जरा टिप्पणी लेना चाहूंगी। क्या लगता है, हम जैसे कि चर्चा कर ही रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल को लेकर, समीकरण को लेकर, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन की बात की जा रही है। भारत ने तो अपनी भूमिका हमेशा से ही तटस्थ रही है, क्योंकि हमारे संबंध दोनों के साथ ही हैं, हम खराब किसी के साथ नहीं करना चाहते, ना कर पाएंगे। जी बिल्कुल दीपिका, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, सर भी बता रहे थे कि डेट, तो 100 कंट्रीज वर्ल्ड की छोटी मोटी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेट में हैं, और 100 कंट्रीज ने IMF को लेटर लिखा लोन के लिए। सोच सकते हैं ग्लोबल
फाइनेंशियल क्राइसिस कितना चल रहा है, और उस सिनेरियो में अगर कोई युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं बहुत से देशों को इम्पैक्ट होता है। देखिए, रशिया और यूक्रेन के वॉर से पूरा यूरोपियन यूनियन पे फर्क पड़ा है, उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है, इकोनॉमी के साथ फूड पे पड़ा है, उनकी महंगा इन्फ्लेशन पे पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी घटना घटती, देखिए पहले ज़माने में एक कंट्री में होता, दूसरे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बोले कि रिसेशन यूएस में आएगा और इंडिया में नहीं आएगा तो मूर्ख बनाने वाली बात है। आज नहीं, 2 दिन बाद आएगा, रिसेशन आएगा। तो एक दूसरे से हम सब जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक जियो पॉलिटिक्स है तो नो डाउट जो भारत का रुख है, जो देखिए बहुत सारे लोग 2 तरह की बातें करते, बोलते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन भारत की नीति हमेशा स्पष्ट रही है, जो बोलता है वही कर रहा है। या यूएस की, मैं देखिए बोलने में कुरेज नहीं है, यूएस की पॉलिसी क्या है, बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन आर्म्स एंड एमुनेशन भी सबसे ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। तो कहीं ना कहीं आप अपने बातों पे नहीं अडिल है, आप वॉर को बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि आर्म्स एमुनेशन आपका मेन ट्रेड है भाई। 32% जो होता है एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली यूएस। तो कहीं ना कहीं उनकी चीजों में विरोधाभास है। आप देख लीजिए, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने विरोध किया, सारे सेंक्शन उस पर लगाए, लेकिन रशिया से नेचुरल गैस लेने के लिए वो भीख मांग रहे हैं। तो बहुत सी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और ये सब चीजें रहेंगी। मुझे उम्मीद थी कि यूक्रेन और रशिया कहीं इस पे भारी ना पड़ जाए इस सम्मेलन में, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने पूरी चीजों को स्टार्ट किया है, नैरेटिव सेट किया है, हमें लगता है कि डिस्कशन का पॉइंट बनेगा। हाँ, वन ऑफ द डिस्कशन हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा G20 समिट का आयोजन हुआ, और यूं कहें कि इसकी शुरुआत जो हुई है वह तभी हुई जब इकोनॉमिकली देश जो थे अपने आप को सुदृढ़ महसूस नहीं कर रहे थे। जब उनको दिक्कतें सामने आई तब इस समिट का निर्माण हुआ, इस संगठन का निर्माण हुआ। इसके अलावा देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्याम जी, आपको क्या लगता है, हम थोड़ा सा और आगे डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम बातें चली रही हैं, थोड़ा और टेक्निकली जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, जिसको लेकर हमेशा सवाल खड़े होते आए हैं। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर वैश्विक ढांचे की बात की गई है, तो अब क्या लगता है, इसमें कुछ प्रोग्रेस नजर आ रही है, कुछ प्रगति नजर आएगी, क्या माने हम? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक नया मुद्दा है विश्व स्तर पे। जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इसका एक लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। और ये सम्मेलन जब होते हैं तो ये जो 5-6 मुद्दे हमने जो अभी पहले बताए, उन सबों पे अलग अलग डिस्कशंस होगी। और करीब 15 से ज्यादा बायलैटरल मीटिंग्स भी प्लान की गई हैं इसमें। तो जैसा मैंने कहा कि जब WTO और IMF और सेक्रेटरी जनरल UN के भी यहाँ मौजूद हैं, तो इससे बड़ा कोई फोरम नहीं हो सकता जहां पर ये ट्रेड, कॉमर्स और ये जो क्रिप्टो करेंसी की बातें वो ना हो, क्योंकि ये आज के दिन में अवॉइडेबल नहीं है। और इसके कारण इकोनॉमी, जो किसी भी विश्व की जो देश की इकोनॉमी है उसकी स्टेप अप होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम कल का युग क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है। तो लेकिन इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये G20 मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ पर कंसर्न रख रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे, पिछली बार हमने देखिए साउथ ईस्ट में देखा था ये G20, अब हम यहाँ देख रहे हैं। तो जिस जगह पे प्रेसिडेंसी होती है वो अपनी थीम अपने हिसाब से सेट करता है, किसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, 1 साल तक लगातार वो हेडक्वार्टर उस कंट्री का हो जाता है। तो हमने साल भर से अपनी सारी अचीवमेंट्स जो की है उसमें क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखने को मिला होगा मुद्दा। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जैसे हम कह रहे थे, आपकी जो डेट ट्रैपिंग की बात हो रही है, जो लोग एक्स्ट्रा विस्तारवादी नीतियों के तहत दूसरे देशों को परेशान कर रहे हैं, अपनी मैप बढ़ा के दिखा रहे हैं, अपनी पूरी ग्लोबल स्टेज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसिफिक हो या रशिया का बॉर्डर हो या अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो, ये सब जगह ये जो बॉर्डर्स चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थीम के साथ चाइना कितना भी अपनी मसल फ्लेक्सिंग करना चाहे, ये G20 ये जरूर दिखाएगा कि एक क्वाड के रूप में हो, चाहे चारों मेंबर प्रेजेंट है। आज देखिए क्वाड के हमारे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये हमारे सारे कंट्रीज जो मौजूद हैं वहां पे, और अमेरिका के साथ, ये सब ये भी मुद्दा उठने वाला है इसमें कि हम कैसे काउंटर करें एक्सेसिव प्रेजेंस जो है चाइना की हर जगह जो बढ़ती जा रही है। चाहे वो अफ्रीकन कोस्ट पे हो, वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पे हो, ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पे हो, ओमान में हो, इंडियन ओशन में हो या इंडो पैसिफिक में हो, हर जगह लोग परेशान हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो क्रिप्टो करेंसी मुद्दा जरूर बनेगा, इस पे भी कुछ न कुछ बातें जरूर होंगी। और इसके बिना देखिए विस्तार नहीं हो सकता कंट्री का, इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती। लेकिन इस
G20 में हमारे प्रधानमंत्री ने एक लीड लिया है और ग्लोबल साउथ कंसर्न डेवलपिंग कंट्री की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से जिनको दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका, सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही विश्व में नहीं है, इसके साथ बहुत लोग हैं, वो हम हैं और हमारी बात का एक वजूद अब जाहिर सी बात है श्याम जी, हम हैं और हमारी लीडरशिप इस बात को दर्शा रही है, विश्व गुरु हम आगे यूं ही नहीं बन रहे हैं। श्याम जी देखिए, संजय जी आप इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मैंने जिक्र किया है, लेकिन देखिए हम देखते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर या वैकल्पिक रूप के तौर पर हम भारत को देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर। जब हम टेस्ला की बात करते हैं, हम एप्पल जैसी तमाम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत में अपनी इंटरेस्ट को दिखाया है, और ये तमाम चीज़ें पहले कभी चाइना में हुआ करती थी, वहाँ पर विश्वास जताया गया, लेकिन अब ये तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं वो भारत में अपना विश्वास भी जता रही हैं। इसका कहीं ना कहीं सीधा मतलब ये है ना कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम बात करें दीपिका, तो हमारी मुद्रा कोष 2014 में 240 बिलियन डॉलर थी। आज के अनुसार अगर देखें तो 580 बिलियन डॉलर है। आप नंबर का अंतर आप समझ सकती हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जो इस पे जाने से पहले एक दो चीजें मैं रखना और चाह रहा था। देखिए, एक पहले कंसेप्ट हुआ करता डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री, तो अभी क्या हो गया, कंसेप्ट को कहीं ना कहीं हमको ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है, जहां पे हम दोनों आंखों में आंखें मिला के देख रहे हैं कि भाई तुम डेवलप नहीं हो, अगर हम डेवलपिंग है तो मेरे सहारे तुम डेवलप हुए हो। तो वो चीजें जो गैप था डेवलपिंग कंट्री का, वो गैप इस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मोदी की एक कूटनीति ने तो बदलाव किया। नंबर 1। जहां तक वैकल्पिक करेंसी की बात होती है, क्रिप्टो करेंसी की बात कर लें, कुछ साल पहले चले गए, 10-15 साल पहले चले गए, तो सिवाय कैश के ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे। फिर कार्ड आया, फिर जिसको कहते हैं प्लास्टिक आया, फिर इसके बाद हम डिजिटल में नंबर 1 है वर्ल्ड में। हम वो टेक्नोलॉजी में सिंगापुर, देखिए सिंगापुर को प्रदान कर रहे हैं, ग्लोबली हम उसको कर रहे हैं। और एक चीज और आ चुकी है, अब आपको कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, मशीन पे जाइए, स्कैन कीजिए, आपको पैसा एटीएम से निकल रहा है। तो क्रिप्टो इज गोइंग टू बी फ्यूचर, तो हमें फ्यूचर रेडी भी रहना। देखिए, ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर लेंगे, नहीं, फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर होगा। पहले किसी ने सोचा था मोबाइल इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड, बट मोबाइल इज एवरीथिंग नाउ। तो डिफरेंस होता है वो चीजें। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भाई। 1980 तक 60 और 80 के दशक में भारत और चाइना में कोई डिफरेंस नहीं। हमारी मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी। बिल्कुल, जीडीपी हमारी बराबर थी और हम कहीं ना कहीं बेहतर सिचुएशन में थे। 1990 की मैं आपको घटना बता रहा हूं, 348 डॉलर्स हमारी पर कैपिटा इनकम थी, चाइना के 318 डॉलर पर कैपिटा इनकम थी। लेकिन वो 20 साल में जिस तरह से वो हब बना मैन्युफैक्चरिंग का, उनके जीडीपी में तकरीबन 37% कंट्रीब्यूशन था। बिफोर कोविड की बात कर रहा हूं मैं, 37% जीडीपी का राइट नाउ रिड्यूस होकर 27% कंट्रीब्यूशन है। तो आप समझ सकती हैं कितना बड़ा हब था। नेम एनी कंपनी, सबके मैन्युफैक्चरिंग मेड इन चाइना आपको मिलेगा, लेकिन मेड इन इंडिया, मेड इन थाईलैंड, मेड इन वियतनाम नहीं मिलेगा। लेकिन वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं बदला है, क्योंकि जैसे ही कोविड आया था पूरे वर्ल्ड ने वो चीजों को फेस किया है कि सबको कहीं ना कहीं परेशानियां हुई है, तो वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और अल्टरनेटिव किसके साथ किया जा सकता है? जो ट्रस्टेड पार्टनर हो। मैं क्यों बोलता हूं ब्रेन एंड ट्रस्ट दोनों इंडिया में है। आप वर्ल्ड में उठा के देख लीजिए, आईटी इंडस्ट्री को अगर आप बात करती हैं दीपिका जी, तो वर्ल्ड में वी आर द बेस्ट। अगर हम बेस्ट हैं और ट्रस्टेड हैं, तो कोई भी हमारे साथ पार्टनरशिप करने को तैयार है। देखिए, आप बिल्कुल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, ये विश्वास ही तो है जब तमाम देशों के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आप समझिए, हालांकि उनकी यूं कहे प्रोटेक्शन की हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनका विश्वास ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो हम पर अब आगे फ्यूचर में नजरें गड़ाए हुए हैं, यानी कि उनको उम्मीद है हमसे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ 5 सेकंड का। यही ऑस्ट्रेलिया था, 2008 या 7 का हादसा, यूरेनियम देने से मना कर दिया था, बोला कि मैं आपको नहीं दूंगा। वही ऑस्ट्रेलिया है आज हमको देश को बोलता है मोदी इज बॉस, इंडिया इज द बेस्ट। तो वही देखिए बदलाव कितना आया, 10-12 साल में ही तो बदलाव आ गए। तो बदलाव लाने से होता है, आपकी सोच से होता है, आपके कार्य करने से होता है, इम्प्लीमेंटेशन से होता है। जब आपकी सोच अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, स्ट्रेटेजी अच्छी है और इम्प्लीमेंटेशन है, तो लोगों को दिखता है और ये चीज दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी में पहले काम करता, तो चाहे उनका आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग दीपिका ले लीजिए, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना पे थी और चाइना का इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में वही बढ़ते जा रहा था। वैकल्पिक व्यवस्था उसी का जिक्र मैंने किया बहुत संक्षेप में। श्याम जी, मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। क्या लगता है अब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं? बहुत संक्षेप में। और भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा। इतिहास गवाह है कि हमारे जो कल्चरल सॉफ्ट पावर है, जैसे किसी भी कंट्री की जो 3 बातें होती है, इकोनॉमी और उसकी मिलिट्री डेटरेंस और सॉफ्ट पावर, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ मोदी जी ने बिल्कुल सही जगह पे अपनी हाथ और नब्ज पकड़ा है पूरे देश का, विदेशों का, और ग्लोबल थीम के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का एक नया अपना वजूद पूरे विश्व में कायम होने वाला है और हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका थीम रखा गया है और देखिए यही एक भावना है जो हमको विश्व गुरु बना रही है और नजरें पूरे विश्व की आज भारत पर लगी हुई हैं।